मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एसआईआर जारी, आपत्तियां भारी की। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेश भर में मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां जमा करने का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में करीब 70,000 आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। इसके साथ ही नए मतदाताओं के आवेदन भी बड़ी संख्या में मिले हैं और एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं दावे और आपत्तियां भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा की जा रही हैं। सबसे ज्यादा आपत्तियां प्रदेश के मैदानी जिलों से सामने आई हैं। खासकर प्रदेश के ऊधम सिंह नगर जिले की जसपुर और काशीपुर विधानसभा सीटों पर आपत्तियों की भरमार है। निर्वाचन विभाग ने यह साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति के नाम से 5 से ज्यादा आपत्तियां आने पर उनकी विशेष जांच कराई जाए ताकि सूची में किसी तरह की गड़बड़ी न हो पाए। निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां जमा कराने की आखिरी तारीख 13 अगस्त तय की थी। इसके बाद कोई नया दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में आपत्तियां आने से सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए फर्जी आपत्तियां लगवाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ फर्जी नाम हटाकर साफ सुथरी मतदाता सूची बनाना है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो सके। बहरहाल ये तो फाइनल लिस्ट आने पर ही ज्ञात हो पाएगा कि कितने नाम कटते और जुड़ते हैं, साथ ही चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित करेंगे। लेकिन इस सब के चलते राजनीतिक गलियारों में आपसी बहस भी देखी जा रही है। आज इसी पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको इन मेहमानों से हम रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। इसमें उपस्थित एडिशनल सीईओ विजय जोगदंडे, असिस्टेंट सीईओ मसदार जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। शुरू करिए प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी तक लगभग 24 लाख नोटिसेस हमने जनरेट किया है एंड देन 24 लाख नोटिसेस जनरेट किया है एंड देन नोटिस डिलीवर हो गया है। 20 लाख नोटिस डिलीवर हो गया है, अराउंड 83%। अभी अराउंड 16% नोटिसेस देने के लिए अभी हमारे पास अभी बचे हैं। उम्मीद है कि हम कर देंगे। नहीं, देखिए, उनकी नहीं, शिकायतें हमारी भी है। ऐसा नहीं कि वही अकेले शिकायत कर रहे हैं, हमारी भी शिकायतें। हमारे पास भी कार्यकर्ता इन्फॉर्मेशन ला रहा है और हम भी चाहते हैं इसकी स्थिति बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी हमारी भी है कि कोई भी वोटर छूटने ना पाए, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग इस देश के नागरिक का अधिकार है। उसको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में अंकित होना जरूरी है। इसलिए निर्वाचन को भी देखना पड़ेगा कि एक एक मतदाता को सूची में हम लोग अंकित कर दें ताकि अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर सके। तो ये विषय दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हमने पहले भी बताया कि एसआईआर में जिस प्रकार से इन्होंने अभी क्वेश्चनरी रखी और जिस प्रकार से लोगों को ताबड़तोड़ उसमें जो आपत्तियां दर्ज करके दी गई हैं, उनको इतना जल्दी सुलझाना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। अगर टाइम नहीं दे रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि वो जानबूझ करके जो बाकी वोटरों को वो लिस्ट से हटाना चाहती है। एसआईआर अन्यथा ये था कि जो प्रदेश में अनावश्यक लोगों का शरण मिला है या जिन्होंने किसी भ्रष्टाचार के तहत कार्ड बनाए हैं, उनका निकलना तो वास्तविक सही है। रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर में जिस तरीके की विसंगतियां हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे वो फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शन और डिलीशन ऑफ द वोट को लेकर के हो या जो नोटिस सर्व हुए हैं ऑब्जेक्शन के लिए उनको लेकर के हो, एक अधिकारी का 2 जगह एक समय पर उपलब्ध होने की बात नोटिस में कहना, तो ऐसी कई चीजें विसंगतियां पाई गई हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के पहले भी कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दरवाजे पे गई थी। कल भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग मुख्य चुनाव अधिकारी के दरवाजे पर गए थे और उनसे एक वार्ता हुई
जिसमें फॉर्म 7 का डिस्कशन हुआ, फॉर्म 10 का डिस्कशन हुआ, क्योंकि फॉर्म 7 में जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कटवाने में और हटवाने में विश्वास नहीं करती, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है, कटवाने और हटवाने का। हम चाहते हैं कि जिन वोटों की विसंगतियां हुई है उनके नाम जुड़े, और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो सभी मैप्ड हो, ऐसा हमारा प्रयास है। किसी के वोट को कटवाने का न तो हमारा अधिकार है, न हमारा कोई उद्देश्य है, न हमारा सिद्धांत है। एक कांग्रेस भ्रम फैला करके बार बार इस प्रकार की अपनी राजनीति को कर रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। सतीश चंद्र, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। मनोज सैनी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी। दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। और पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूएसएसएम की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। सबसे पहले सतीश चंद्र जी के साथ शुरुआत करेंगे। सतीश जी, एसआईआर को लेकर लगातार फ्रॉम डे वन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नाम कहीं पर ज्यादा काटे जाने की बात है तो कहीं पर कम काटे जाने की बात है। सच क्या है? विपक्ष के लगाए आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं सभी को, पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। गरिमा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी गरिमा जी, मैं सर्वप्रथम तो आपके पैनलिस्ट को और समस्त आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उन शहीदों को भी नमन करता हूँ जिनकी वजह से स्वतंत्रता दिवस है, में सांस ले रहे हैं। जी, स्वतंत्रता ही बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता ही बोल रहा हूँ भाई साहब, गणतंत्र बोला आपने। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। हाँ, मेरी तरफ से भी आप सभी गरिमा जी, गरिमा जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता का कि इनके जो हेडक्वार्टर में आज हुआ है उसके बाद भी अगर ये इस तरह से देशभक्ति है इनके अंदर तो अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूँ गरिमा जी, जो आपने एसआईआर की बात बोली, मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग अच्छे ढंग से उत्तराखंड में कर रहा है और उसके जो फेजेस हैं वो अपने अपने जो उन्होंने अपने डेट वाइज जो चल रहे थे उसी हिसाब से अब हम अंतिम फेज में है जो 11 सितंबर को खत्म हो जाएगा, जिसमें हमें आपत्तियों का निस्तारण करना है और उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है वो अपनी फाइनल लिस्ट जो है वो 15 सितंबर को घोषित कर देगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है तो उसमें हमारे जो शीर्ष नेता है, शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो हमारे पार्टी के संगठन के नेता हैं, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने बोला भी कि हमारी पार्टी जो है विश्वास जो है जोड़ने में करती है और निर्वाचन आयोग अपने में स्वायत्त संस्था है, वो अपने हिसाब से कार्य करता है। हाँ, उसमें त्रुटियां आई हैं, वो विपक्ष के नेताओं को ही नहीं पता, वो हमारे नेताओं को भी पता है। हमारे आदरणीय विधायक जी ने आपकी रिपोर्ट में जो बाइट है उन्होंने स्वयं बोला कि कुछ जो नाम है, जो नाम कटे हुए हैं, नाम में विसंगतियां हैं, उनके पत्रों में विसंगतियां हैं, तो बहुत अधिक जो वोटर हैं उनके जो चीजों में विसंगतियां पाई गई है और हमारे भी जो नेतागण हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके क्षेत्रवासी हैं उसमें भी ये विसंगतियां पाई गई हैं। तो मैं ये कहूंगा गरिमा जी कि उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक जो प्रक्रिया है वो तय करी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो उसमें आपको जो फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है, जो अभी आपत्तियां आपको जो दर्ज करी गई हैं वो 8 के तहत दर्ज करी है, उसके तहत ही वहां पे निस्तारण कार्य भी चल रहा है जो 13 सितंबर तक होना है, 11 सितंबर तक होना है और 14 सितंबर को जो है फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिन लोगों के नाम कटे हैं या दर्ज गलत हुए हैं तो उसके लिए प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई चल रही है। और आप ये देखिए गरिमा जी, जो पहले जो एसआईआर प्रक्रिया हुई थी 2003 में हुई थी, उसके बाद से अब हो रही है, तो कई लोगों के नाम जो है कटना स्वाभाविक है, कई लोगों के पते उसमें चेंज हो गए हैं, कई जो डुप्लीकेट है उनके नाम कटे गए हैं, तो ये चीजें स्वाभाविक है। ये ऐसा नहीं है कि जो योग्य या जो मान्य मतदाता है उसका नाम काट दिया गया है।
लेकिन ये चीजें जो है ये एक चुनाव प्रक्रिया के तहत ही निर्वाचन आयोग ने तय करा है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो उस चीज के लिए जो फॉर्मेट है वो तैयार करा गया है। और कांग्रेस को अब इन लोगों ने जो लास्ट में जब एसआईआर की प्रक्रिया है तब इन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द करके समितियां बनाई है, कमेटियां बनाई है। हम लोग तो डे वन से काम कर रहे हैं। हम तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सारे कार्यक्रमों को पीछे रख के इस कार्यक्रम के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम लोग इस पे आगे बढ़ के कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन आप किसी संवैधानिक संस्था की चीजों को आप उस पे प्रश्न चिन्ह कर उठा देंगे, सवाल उठा देंगे तो उससे काम नहीं होने वाला है। आपको ग्राउंड लेवल पे जाके कार्य करना होगा। जो चीजें सही है उनको समझना होगा, जो चीजें गलत हो रही है उनको एक प्रक्रिया के तहत वो बनाई गई है तो उसको रखिए उनके समक्ष। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ जो भी चीजें होंगी वो कानून के हिसाब से होंगी और किसी भी जो मतदाता है, जो मान्य मतदाता है, वैध मतदाता है, उसका निश्चित तौर पर कहीं से भी वोट नहीं कटने दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग भी इस तरह से अपना कार्य कर रहा है और इसीलिए रात दिन लग के निर्वाचन आयोग को चाहे कार्यकर्ता हो चाहे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो वो कार्य कर रहे हैं। और इसी वजह से ही ये चीजें जो हुई हैं वो सार्थकता की ओर जा रही है। और ये हमारी ही पार्टी का उद्देश्य नहीं है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग चाहते होंगे कि जो वैध मतदाता है, जो अपने में मान्य है, उसका नाम नहीं कटना चाहिए। उसको हर तरीके से, चाहे वो अपने क्षेत्र में जहां भी रह रहा, उसको वोट में डालने का अधिकार होना चाहिए, जो सरकार चुनने का अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। तो हम लोगों को, सब लोगों को यही कहना चाहिए, जो चीजें प्रक्रिया के तहत है उस पर जाए और ग्राउंड लेवल पे थोड़ा और बढ़ के काम करें। किसी का भी नाम नहीं कटने दिया जाएगा। जो भी नाम कटे होंगे उनकी कुछ ना प्रक्रिया। ठीक है मनोज, ठीक है मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है, चलिए मनोज सैनी जी का रुख कर लेंगे। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी सतीश जी कह रहे हैं कि भाई किसी का भी नाम यूं ही नहीं कटने दिया जाएगा, एक प्रॉपर प्रावधान है, उसके थ्रू ही सारी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। लेकिन एसआईआर को लेकर तो पहले दिन से सवाल उठ रहे हैं। अगर मतदाता सूची में पारदर्शिता की मंशा के साथ काम किया जा रहा है तो क्या आपत्ति तब भी विपक्ष को है? गरिमा जी, सबसे पहले तो आप मेरे कॉपलिस्ट और आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। देखिए गरिमा जी, बड़ी बड़ी बातें की और बयानबाजी करने में, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो चाहे भाजपा हो, बयानबाजी करने में किसी का कुछ नहीं जा रहा है। जो धरातल पे हम लोग देख रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज को देख रहा हूं और आप अगर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे तो वहां भी ढेर सारी आज के समय में जिसे हम स्वायत्त संस्था निर्वाचन आयोग कह रहे हैं वो बीजेपी का और मोदी सरकार का पिट्ठू बनकर रह गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपके सामने कई उदाहरण रखूंगा। ग्राम मानने की है रानीपुर विधानसभा में, जो भाजपा कह रही है कि हम किसी का वोट कटवाने में नहीं और वोट जुड़वाने में यकीन नहीं रखते। ये वोट कटवाने में कितना यकीन रखते हैं मैं आज आपको पुष्ट सूत्र नहीं, सत्यता के साथ दिखाऊंगा। एक इनका महामंडल मंत्री या मंडल कोई जी पदाधिकारी है गोपी चौहान, मैं नाम स्पष्ट रूप से लूंगा, उसने दबाव दिया वहां की बीएलओ रीता के पास। रीता को उसने तो किसी एक इंडिविजुअल केस मनोज जी, क्या किसी एक अभी मैं अभी गिनवाऊंगा, आपको उदाहरण दूंगा, पुख्ता उदाहरण है आपको मैडम गरिमा जी, आप टोके मत। मैं बता रहा हूँ, उसने 52 फॉर्म जबरदस्ती उसने जमा कराए, फॉर्म 7। जब मुझे जानकारी लगी तो मैंने रीता को, जो संबंधित व्यक्ति है अरविंद कुमार के नाम से उसने लगाया। आप ये देखिए कितना बड़ा क्राइम है ये। इसमें जब उसने अरविंद कुमार के नाम से लगाया तो मैंने अरविंद कुमार से बात की और अरविंद कुमार ने ये कहा कि मैंने कोई फार्म जमा नहीं किया, किसी फार्म पे साइन नहीं किए। अगले दिन हमने बीएलओ थी उसको भी और अरविंद कुमार को, जो यहाँ डीओ के समक्ष पेश किया, लेकिन डीएम ने जांच के नाम पर ये तीसरी उसने कर ली। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना बड़ा क्राइम है। इसी तरह आपको बता दूं, यहाँ कस्सा बांध है, कस्सा बांध में मतलब आप ये देखिए सैकड़ों लोग परेशान हैं और उसमें चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। गरिमा जी, एक आदमी मजदूर है, वो श्रमिक है, वो चक्कर काटेगा या अपना वोट जड़वाएगा या अपनी रोजी रोटी कमाएगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। और ये जो भाजपा कह रही है कि एसआईआर में कोई विसंगति नहीं है, विसंगति तो आप छोड़िए, आप जो फॉर्म 7 है, हमारे जितने भी विधायक है सब ने सबूतों के साथ डीओ को यहाँ पर सबमिट किया है और डीओ के सामने अपनी आपत्तियां रखी हैं कि कैसे निर्वाचन आयोग भाजपा का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। हम भी चाहते हैं निष्पक्ष और पारदर्शी सूची बने, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो ना तो निष्पक्ष काम करवाना चाह रहे हैं और ना पारदर्शी। ये दबाव में निर्वाचन आयोग को लेकर, और निर्वाचन आयोग मैं ये समझता हूँ अपने अनुभव से कि वो भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है।
इस तरह एक नहीं, मैं आपको कई केस मेरे सामने आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी, तो यहाँ का विधायक राजेश चौहान, लेकिन निर्वाचन आयोग पर फ्रॉम डे वन जब से इस SIR की बात हुई तब से उस दिन से आरोप लग रहे हैं। गरिमा जी नहीं, हाँ। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं वो तो खुद आकर सफाई देकर गए। हाँ, वहां पर आप सुनिए मेरी बात को, वहां पर जो BLO है, जो ARO है, उसके सामने भाजपा के जितने भी ये पेड कर्मचारी हैं, मैं कार्यकर्ता इनके पास नहीं है, पेड कर्मचारी इसलिए कहूंगा कि वो पेड कर्मचारी है, और आप देखिए एक एक आदमी 100 फार्म लेके आ रहा है। जब मेरे पास सूचना आई तो मैं तुरंत गया, और जब मैंने ARO से बात कही तो मैंने कहा ये आप ठीक नहीं कर रहे, नियम के विरुद्ध कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो आदमी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, उसकी ID होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने उसने नियम और कानून पढ़ाए, वो ऐसे भागे जैसे बिल्ली, वो भाग जाते हैं, कुत्ते भाग जाते हैं, वो इस तरह से वहां से भागे हैं। मैं गलत शब्द यूज नहीं करूंगा, इस तरह वो भागे हैं वहां से। तो इस तरह ये खेल कर रहे हैं। ठीक है, किसी के लिए भी इस तरीके की भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास लौटेंगे, और मेहमानों का भी छोटे छोटे रिएक्शन जल्दी से जरूरी है। दीपक रावत जी का रुख करेंगे। दीपक जी, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाना क्या लोकतंत्र को मजबूत करता है? क्योंकि जब से SIR की बात हुई है, विपक्षी दल वो कोई भी हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही, उसमें सभी शामिल हैं और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दल हैं। जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने निर्वाचन आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आए और कई सारे उसके लोगों ने भी अपने अलग अलग मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात रखी कि सिर्फ स्पष्टता, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम सब आज SIR के पूरे उस प्रोसेस में कमियों को देख पा रहे हैं, तो हम सब ने वो भी देखा है जब एक ही शख्स का नाम दो जगह पर रहा है। मैंने तो देखा है कि हाँ, लोगों का गांव में भी वोट होता है और जहां पर वो वर्तमान में निवास कर रहे होते हैं वहां पर भी वोट होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था। आपको लग रहा है कि आरोप तक पहुंचना ठीक है निर्वाचन आयोग पर खास तौर से? गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए, आ रही है। गरिमा जी, SIR की निश्चित रूप से इस देश के लिए और हमारे निर्वाचन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए बहुत आवश्यक है, और समय समय पर इसके पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। इसमें किसी भी विपक्ष को आरोप नहीं है, ना ही इसमें आरोपित करना चाहता है, ना प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाह रहा है। विषय वहां खड़ा हो रहा है जब इसी SIR की वजह से अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए, और जब कुछ सीटों में जब देखा गया कि जितने लोगों को SIR की प्रक्रिया से, जिन्होंने अपने पत्र सही समय पर जमा नहीं कराए निर्वाचन आयोग को, तो उन्होंने बैन कर दिया, उनको वोट नहीं देने दिया। और जब जीत हार का फासला देखा गया तो पता चला कि उससे ज्यादा तो वो उस विधानसभा में लोग प्रतिबंधित थे वोट डालने के लिए, मतलब SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। तो ये प्रश्न चिन्ह यहाँ उठ रहा है, क्योंकि चुनाव 4 महीने बाद 3 महीने बाद इस प्रदेश में है, और 24 लाख का आंकड़ा आपने अभी बताया कि निर्वाचन आयोग जो RC पुरुषोत्तम है उन्होंने दिया कि हमने नोटिस भेजे हैं। आप मुझे बताइए कि 100% कहीं पोलिंग होती है कभी किसी पूरे भारतवर्ष में? ज्यादा 65%, 70%, 75%। अगर मैं 25 से 30% वो लोग हैं जो चुनाव के महोत्सव में भागीदारी नहीं लेते हैं, तो गरिमा जी आप मुझे बताइए ये कैसे संभव है कि यदि उनको चुनाव आयोग से नोटिस आया है तो वो अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय निकालकर चुनाव आयोग के कटघरे में खड़े होंगे और जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करने वाले? आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य में चुनाव 4 महीने बाद कभी भी अधिसूचना लग सकती है, 2-3 महीने बाद, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर तक सारी सड़कें बना दी जाए, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अक्टूबर के बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। तो वहां पर अगर ये प्रक्रिया सितंबर तक चल रही है, और सितंबर की प्रक्रिया में आप समय दे रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराने के, और पिछली बार की डिबेट में भी हम कह चुके हैं कि डॉक्यूमेंट हमने जमा करा दिए, मैंने स्वयं अपनी पत्नी का उदाहरण दिया, आपने स्वयं अपना उदाहरण दिया, तो इन उदाहरणों के साथ हम डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं। उसका निर्णय आने पे और उसके निर्णय के बाद कितना समय मिलता है, क्या इनकी स्थिति बनती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी को होगा तो वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है उसको होने वाला है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आपने को इतना जटिल बना दिया, और आपके जो समय है चुनाव का और तैयारियों का, और जो निर्वाचन आयोग की जिस प्रकार की स्थिति है उसमें कहीं पर भी तालमेल नहीं दिख रहा। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन जिस प्रकार से हमारा जो यहाँ का वोटर है वो सुस्त रहता है वोटिंग के टाइम पर, हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और आप ये कहने भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या कांग्रेस के हो या यूकेडी के हो, तमाम वो वोटर तक जाए और उसको बोले कि जाओ डॉक्यूमेंट जमा कराओ, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो आप देखिएगा हमारा जो प्रश्न चिन्ह है,
कहीं इस प्रक्रिया से बहुत से वैध जो वोटर हैं वो इस प्रक्रिया की वजह से वोट डालने से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलने वाला है। अगर ठीक है। अक्टूबर की बात नहीं, लेकिन देखिए, लोकतंत्र में जनता की भी कुछ जिम्मेदारी, मैं मानती हूं कि दलों की ओर से, देखिए प्रक्रिया पर सवाल उठाना अलग बात है, अब ये कहना कि लोगों के पास समय नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। खैर, इसी मुद्दे को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अन्य मेहमानों को अपनी चर्चा में हम जोड़ते चलेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जल्दी से पीछे थपलियाल जी का रुख कर लेंगे, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, लोकतंत्र में अभी फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज भले ही हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी एसआईआर के बाद से, जब से एसआईआर आया था, मुझे याद है निर्वाचन आयोग पर बहुत सारे आरोप लग रहे थे। क्या ये लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करता? और साथ ही साथ ये सवाल नहीं उठाता क्या कि आज चलिए मान लेते हैं सत्ता पक्ष में बीजेपी है सत्ता में, इसके पहले कभी आप सत्ता में थे, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके से, निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या पहले भी होता रहा? हम कैसे मान लें कि आपके समय पर ये नहीं होता था? लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ये बात क्या नहीं होती विपक्ष की? थपलियाल साहब, देखो, जो अभी कुछ हो रहा है उसको हम बूढ़े समझे न समझे, लेकिन इस देश के यंग जनरेशन समझ चुकी है इनके षड्यंत्रकारी चेहरे को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आए हैं तब से इन्होंने सारे देश की जनता को अशांत कर रखा है शुरू से। अब मैं गिनाऊंगा नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, सबको मालूम है कि शुरू से अशांत किया हुआ है। इवन जो सुबह सफाई के लिए गाड़ी आती है उसमें भी हल्ला, सफाई स्वच्छ अभियान, मतलब वहां बस सब जगह दाम, सब पैसा वसूली पार्टी, बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी। इस पार्टी ने इस समय जो कुछ भी एसआईआर में हो रहा है उसमें जो चुनाव अधिकारी है उस तक को भी नोटिस आ रखा है। वो बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऐप बना हुआ है, जो षड्यंत्र रचा गया है, वो गुजरात के लोगों का है, जो पूरे देश को अपने षड्यंत्र के तहत कब्जाना चाह रहे, जिनकी नींदें आजकल हराम हो चुकी हैं जनजी के जागने के कारण। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस ऐप में इन्होंने ऐसी चीजें रखी है रिक्वायरमेंट कि जो गरीब आदमी है उसको बहुत मुश्किल होता है वो कागज पत्र जमा करने। और इसमें जो मैक्सिमम जो आपत्ति आई है वो नाम पे आई है। और जो ये विभाग है, विभाग 12 मासा वाला विभाग है, इस विभाग का काम कंटिन्यूअस होना चाहिए। इससे पहले 2-4 महीने पहले जब हमने अपना घर एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में शिफ्ट किया तो हमने ऑनलाइन अपना इलेक्शन कार्ड बना दिया था, और उसमें उस कार्ड में अगर प्रकाश चंद्र थपलियाल की जगह में पीसी थपलियाल हो गया तो ऐसी आपत्ति लगभग, ये जो 24 लाख बता रहा था चुनाव अधिकारी, उसमें लगभग आधी आपत्तियां यही खत्म हो जाएंगी अगर उन नामों को कोई वेरीफाई कर दे। एक हफ्ते का भी वो नहीं है, सबके आधार कार्ड, सब, बिकॉज जो बेसिक डॉक्यूमेंट है हर चीज बनाने के लिए, इवन अगर मैं पासपोर्ट बना रहा हूं तो उसका बेसिक डॉक्यूमेंट मेरे को आधार कार्ड देना पड़ता है। अगर मैं बैंक अकाउंट खोल रहा हूं तो भी आधार कार्ड देना पड़ता है। लेकिन ये षड्यंत्रकारियों ने क्या किया, आधार कार्ड को नहीं माना, राशन कार्ड को नहीं माना। मतलब इस तरह से रणनीति बनाई गई, सारे अशांत, बूढ़े, जवान, क्योंकि जब पब्लिक को जितना अशांत करोगे पब्लिक उतना ही, क्योंकि पब्लिक बच्चे की तरह होती है, उतना ही माँ बाप के पीछे चलती है जितना परेशान कर। इनको सीख, एक बहुत सात्विक ढंग से इस देश को संचालित कर रहे हैं। आधी आबादी का दिमाग इन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है
वो बिल्कुल अंध भगत बन के जो कर रहे हैं ये सही मान रहे हैं, और उसके पीछे ये पूरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लोगों को कहा देखो हम जम्मू कश्मीर का 370 हटा रहे हैं, लेकिन वहां क्या था? लिथियम के पर्वत किसको देने थे? अडानी और अंबानी को। ये से षड्यंत्रकारी लोग जो इस देश के संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के दे रहे हैं, वो आज इस शहर के माध्यम से हम हेल्पलेस हैं। हर आदमी, अभी कोई बोलेगा साहब बीएलए क्या, अरे बीएलए क्या, नेता भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्या करेगा जब वहां एपी ऐसा बना हुआ है? क्या करेगा कोई? तो ये कहना कि साहब बीएलए है वहां और क्यों वो नहीं देख रहे हैं इन खामियों को, वो खामियां देख के भी कुछ नहीं कर सकते। इवन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस तरह से बनाया गया है। इसलिए ये बहुत पूरे देश की जनता इसको देख रही है और इनके दिन लद गए हैं, इनको अब बख्शा नहीं जाएगा। और वो जो आंदोलन पूरे देश चलिए, जो आप कह रहे हैं कि अगर इनको बख्शा नहीं जाएगा, चुनाव नजदीक है अभी, वो तो चुनाव में जनता के हाथों में है। खैर, मेरा सवाल कुछ और था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। चुनाव का कोई मीनिंग नहीं रह गया मैडम। अगर मैं 10 उम्मीदवार जिता भी दूं अपनी पार्टी के, ये 10 के 10 को खरीद लेंगे। आपने कलकत्ता बंगाल में नहीं देखा? पूरी टीएमसी इनके पीछे चल रही है। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अपनी जूते की नोक पे रख दिया। चलिए, अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका। अरुण जी, ये मतलब आज हम एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का पर्व है और बहुत अच्छा मौका है, 80वां पर्व है। दूसरी ओर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। ये बात क्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? चुनाव में नतीजा क्या होगा ये तो बाद की बात है। किसके साथ एक के हिस्से जीत, एक के हिस्से हार आनी है, बहुत साधारण सी बात है। कुछ दल होंगे, कोई गठबंधन में कुछ हो सकता है, बहुत सिंपल चीज़ है, सबको पता है। लेकिन चुनाव का मतलब न रह जाना, ये कितना ठीक है? गरिमा, ये बिल्कुल निराशावादी दृष्टिकोण। देखिए, इस देश की एक व्यवस्था है और ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसी लोकतंत्र की वजह से आज जो हम पैनलिस्ट बैठे हैं अपनी बात खुल के बोल पा रहे हैं। सड़कों पर लोग आंदोलन करते हैं। आज जिस जैनजी की बात करी जा रही है, वो जैनजी भी लोकतंत्र की वजह से ही सड़कों पर बैठा। अगर इस देश में लोकतंत्र ना होता कि किसी जैनजी और जैन अल्फा की हिम्मत नहीं होती कि सड़कों पर बैठ जाता। तो ये कहना मेरे ख्याल से अपने आप में निराशावादी और घोर आपत्तिजनक हुआ है। थपलियाल साहब, मैं आऊंगी आपके पास। थपलियाल साहब, मैं आऊंगी आपके पास। तुम थपलियाल साहब, ठीक है, थपलियाल साहब, उनका अपना मत हो सकता है। मैं आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं आपसे आपकी बात को नहीं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन उनको बोलने दीजिए प्लीज, है ना? फिर आप भी बोलिएगा। आप भले उनकी बात पे काउंटर करना चाहते हैं, आपको मैं मौका दे दूंगी। प्लीज अरुण जी, आप कंटिन्यू करिए। गरिमा, ये देखिए, ये बहुत गलत तरीका है। जब आप बोल रहे थे तो हमने नहीं बोला कुछ भी। ठीक है, आप अरुण जी बोलिए। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो चुप रहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र की वजह से ही आज आप चुनाव आयोग पे प्रश्न लगाते हैं, आप ईडी पे प्रश्न लगाते हैं, आप सीबीआई पे प्रश्न लगाते हैं। ये लोकतंत्र की खूबी है। आज लोकतंत्र की खूबी की वजह से जैनजी और जैन अल्फा सड़कों पर निकल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई तो बाकी विरोधी दलों के मुंह बंद कर दिए क्या किसी ने टेप लगा के? आज वो विरोधी दल भी अपनी बात बोल रहे हैं। इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी है। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसी लोकतंत्र की खूबसूरती की वजह से आज हम चुनाव आयोग का, हम लगातार चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं। और अगर यहां लोकतंत्र नहीं होता तो किसी की हिम्मत होती आलोचना करने की कि हम जिस तरह खुल के बोल रहे हैं, हर चीज के बारे में बोल रहे हैं। और मैंने अभी मनोज भाई से ब्रेक के टाइम पे ये बात कही थी कि जब मनोज भाई ने कहा मेरे पास इतने लोग बोल रहे हैं, तो मैंने कहा आपका बीएलए क्या कर रहा है कांग्रेस का वहां? तो उन्होंने कहा बीएलए नहीं, मुझे ये बताया है सारा। तो ये आपस की बातें हैं। अब इसको जो ब्रेक में बात हुई, इसको ऑन द कैमरा बोलना मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। ये आपस की बातें,
बहुत सारी बातें होती है ब्रेक में हमारे लोगों की। देखिए गरिमा, ये बिल्कुल देखिए आपत्ति अपनी जगह है, 24 लाख को नोटिस भेजे गए, बिल्कुल अपनी जगह है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत मजेदार, सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अभी बीच में गैस एजेंसियों का एक फरमान आया कि 17 अगस्त तक एफआईआर करवा ली, अब वो सॉरी एसआईआर कह रहा हूं मैं, अपना केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो 17 अगस्त के बाद जो घरेलू गैस सिलेंडर होगा वो कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में आपको मिलेगा। तो आप डर देखिए कि तमाम लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए, जिनकी गैस केवाईसी हो गई थी वो खड़े हुए, क्योंकि वहां पैसे का सवाल है। वहां 950 रुपए का सिलेंडर 3000 रुपए का मिलने वाला, इसलिए लोग लाइन लगा के खड़े हो गए कि मेरी केवाईसी हो जाए, जिससे वो, हालांकि वो ऑनलाइन भी हो रही है, वो जो गैस सिलेंडर छोड़ने घर आ रहा है लड़का, वो भी कर रहा है उस केवाईसी को, लेकिन वहां पैसा जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग वहां लाइन लगा के खड़े हुए कि कहीं कल गलती से मुझे सिलेंडर चाहिए तो वो जो 950 रुपए वाला सिलेंडर है वो 3000 का नहीं मिलेगा, तो लाइन लग गई। लेकिन क्योंकि एसआईआर में कहीं पैसा इन्वॉल्व नहीं, तो क्या हो रहा है, हम गालियां दे रहे हैं, हम अपने कागज पूरे नहीं कर रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं उनको। अब आप देख लीजिए, मैं 2003 में कहीं और रहता हूं, मैं 2026 में कहीं और रह रहा हूं, एसआईआर हो रही है, तो नेचुरली मुझे पिछला रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, मैं आज ऑनलाइन जाकर अपनी पुरानी लिस्टें चेक कर सकता हूं, और वो की है तो वो नाम दर्ज हो गया। अब ये स्थिति सबके साथ है, कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोग डिपेंड किस पे रहते हैं, हमारा वार्ड मेंबर, हमारा ग्राम पंचायत मैं आती हूं। अरे सुन लो मनोज भाई, हमने भी आपको बहुत देर झेल लिया। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ऐसे मैं उंगली ला रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, मैं गरिमा जी के नाम पे कह रहा हूँ, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। और भाई मुझे बोलने दो, आपको धरातल मैं किसी का बचाव नहीं, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है मनोज जी, आप जल्दी से कंप्लीट करिए। आती हूँ मैं मनोज जी, आती हूँ। कागज कहाँ से लाएंगे? नहीं तो सुनिए, अरे सुनिए मनोज जी, देखिए मेरा सवाल जो अरुण जी से था वो इस बात पर था कि भाई ये कहना कि चुनाव का कोई मतलब नहीं है। दर्शकों को गलत ट्रैक पे अगर कोई ले जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे पत्रकार हो, मेरा धर्म है उसे सही दिशा दिखाना और सही जानकारी तथ्यों के साथ में मुंह सबसे डालेंगे, वही बोल रहे हैं क्या? सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए सब लोग एक साथ प्लीज मत बोलिए, प्लीज 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 सब लोग एक साथ मत बोलिए। अरुण जी आप जल्दी से कंप्लीट करिए, मुझे लास्ट में फिर से सबसे रिएक्शन लेना। हाँ एक मिनट, देखिए मान लिया किसी का नाम नहीं मिला उस पुरानी लिस्ट में, वो संगति है, तो आपके बाद इसके बाद नए फॉर्म भरने का भी तो विकल्प है कि आप नया फॉर्म भर सकते हैं दोबारा। चलिए लेकिन अरुण जी सवाल मेरा कुछ आपसे और था। मनोज जी भाई क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मनोज जी चिल्लाने से फायदा नहीं है, एक एक करके बोलेंगे। आप टीवी पर बैठे इस बात को समझिए प्लीज सर, प्लीज विनती आपसे, मैं आऊं आपके पास तब बोलिएगा। अरुण जी सवाल प्रक्रिया के, मनोज जी रुक जाइए, आप कर लीजिएगा, लेकिन अपनी बारी आने पर ही तो करेंगे ना, कि आप सब एक साथ बोलेंगे तो फिर क्या शोर मचाने के लिए बैठे? मैं बैठी हूँ उसके लिए, मैं बैठी हूँ ना, पत्रकारिता की है। चलिए मनोज जी मैं हूं, परेशान मत होइए आप। अरुण जी प्रक्रिया को लेकर सवाल नहीं है, जटिलता उसमें 100% है, ये बात मैं भी मानती हूँ, जटिलता है उसमें। बात ये थी ना कि आप ये कह रहे हैं कि चुनाव का मतलब नहीं रह गया, तो चुनाव आपके समय भी यही निर्वाचन आयोग हुआ करता था, यही पद हुआ करते थे संवैधानिक, क्या आपने भी उसका दुरुपयोग किया? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना, तो वो चीज मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए थी, और सबके पास मौका आया है सत्ता में आने का। मनोज जी कांग्रेस पार्टी ने तो पहले सुनिए राज किया, तो हम ये मान लें कि आप लंबे वक्त तक, अरे सुनिए भाई पहले सुनिए ना मनोज जी, हम मान लें कि आप बहुत लंबे समय तक कांग्रेस थी, तो क्या कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को खरीद रखा था? या ईडी सीबीआई, आज आप सब पर आरोप लगा देते हो, आज आप सारी संस्थाओं को आप कटघरे में खड़ा कर देते हो, तो क्या आपके वक्त में आपने भी ये किया? इतनी परेशानियां, इतनी
दिक्कतें कभी नहीं आई हैं। हाँ। और ये जो आप बात कर रही है ना, 2 तबकों पे बड़ी दिक्कत आ रही है, इसको आप मानिए या ना मानिए, वो दलित समाज और मुस्लिम समाज पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ, अरुण भाई एसी में बैठ के हो सकता है काम कर रहे हो, मैं रिसर्च करके बैठता हूँ आपके चैनल पे, एक एक बिंदु पे आपको जवाब दे सकता हूँ, एक एक सबूत दे सकता हूँ। नहीं, अब आपने अभी नया एंगल निकाला दलित और मुस्लिम, इस पर तो चर्चा नहीं थी। मैं हो रहा हूँ ना, मैंने उसको देखा। चलिए बोलिए जल्दी से। मुस्लिमों के खिलाफ फार्म 7 का इतना बड़ा दुरुपयोग ये भाजपा ही कर रहे हैं, जिसने आपने अगर जांच करवा लीजिए आप, और मैं आपको, आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आपको सबूतों के साथ दूंगा। एक फार्म कोई लिख नहीं रहा है, वो प्रिंटेड होके आ रहे हैं, सैकड़ों फार्म। आप क्या बात कर रही हैं? एक नसीम नाम का मेरा कर्मचारी रहा 15 साल, 1950 में ज्वालापुर में जन्म हुआ, वो बेचारा 80 साल का बुजुर्ग, और वो धक्के खा रहा है, उसके पास 1978 की रजिस्ट्री है, बीएलओ ने साफ मना कर दिया। आप क्या बात कर रही हैं ऐसे में बैठ के? क्या बात है अरुण भाई कर रहे हैं? सर क्या हम सब ने एसआईआर प्रक्रिया को, मनोज जी अरे मनोज जी सुनिए पहले की बात किन्होंने कही, उन्होंने फार्म 6 भी लगाए, 4 भी लगा दिया है, और 4 में वही जानकारी है जो आपको अब एसआईआर में देनी पड़ रही है। मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, नहीं मैं कोई लड़ने के लिए नहीं, तथ्य दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या एसी में बैठा कर्मचारी सच्चाई से रूबरू नहीं होता? सर आप एसी में नहीं बैठे होंगे, शायद आपका दुर्भाग्य है, ये आपका दुर्भाग्य है, मैं माफी चाहती हूँ। आपने क्योंकि मुझे कोट किया, पहले सुनिए, आप सिर्फ किसी और को कहते तो मैं इसका जवाब नहीं देती, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आपने मुझे भी कोट किया इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर एसी में नहीं बैठे तो ये आपका दुर्भाग्य है। एसी में बैठे होने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। गरिमा जी तो सबसे बड़ा उदाहरण तो राहुल गांधी होनी चाहिए। फिर मैं एसी में ही बैठा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एसी में बैठे हैं या धरातल पर गए हैं वो आप जानेंगे बेहतर, वो उससे आपका ज्ञान सामने। ठीक है, प्लीज इस तरीके की टिप्पणियां करने से बचा करिए, अन्यथा फिर मैं भी जवाब बहुत अच्छे से देना जानती हूँ। मनोज जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। आप करेक्ट किया कीजिए, अगर पूरी आप उसको रिसर्च करके आई हैं तो मेरी जिम्मेदारी है आपके दर्शकों पे। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी, आप लगातार बैठते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये वाली भाषा बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। चलिए दीपक जी आप बोले, दीपक जी बोले क्या कह रहे हैं आप? गरिमा जी, हाँ, या तो हम मान के चल रहे हैं कि हम 100% जो साक्षर जो राज्य है उसमें निवास कर रहे हैं, या पूरे भारतवर्ष। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि आप ये देखिए, कुछ साल पहले जनधन आंदोलन, जनधन खाते खोले गए, तो उसमें अनिवार्यता थी आधार कार्ड की। अलग मुद्दे पर आप जा रहे हैं, आप अलग मुद्दे पर जा रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, हम तो नहीं चर्चा कर रहे उस पर। जो डॉक्यूमेंट मांगे गए ना एसआईआर में, मैं उस पर ध्यान देना चाह रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, सबसे आसान तरीका है तो 2 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट। मैं उससे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो है, या तो उसके पास आधार कार्ड होगा, या अगर पढ़ा लिखा होगा तो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी। पर जो अनपढ़ है, जिसने साक्षर नहीं लिया है, उसके पास सिर्फ आधार कार्ड होगा। और अगर उसने बैंक में कोई अकाउंट खुलाया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनधन आंदोलन, जनधन खाते खुलवाए, उसने आधार कार्ड के नाम से खुलवाए, और आधार कार्ड को ये मान ही नहीं रहे, इसमें डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है उसको नहीं मान रहे। और उसके नाम उन्होंने डाला है, जो सूची डाली है डॉक्यूमेंट की, उसमें एक नाम है कि बैंक का जो अकाउंट है उसका नाम लेके आइए। तो बैंक के अकाउंट में भी वही नाम चढ़ा हुआ है जो आधार कार्ड में है, और जो नाम चढ़ रखा है चुनाव आयोग के लिस्ट में, वो नाम दूसरा है। तो आप मुझे बताएं, वो व्यक्ति कहां जाएगा 13 सितंबर के बाद? वो व्यक्ति कहां जाएगा? एक भी व्यक्ति यदि 150, आज हमें 80 वर्ष हो गए, आज आपने डिबेट बहुत अच्छी रखी, 80 वर्ष हो गए स्वतंत्र दिवस के। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो 1947 में पैदा हुआ था वो आज 80 वर्ष का होगा, और हमारे उत्तराखंड में वास कर रहा होगा, और शायद पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन 13 सितंबर के बाद वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना जो आधार कार्ड में उसका नाम है और अकाउंट में जो बैंक अकाउंट खुलवाया होगा वो मैच करेगा ही नहीं। अच्छा, आप सोचिए 80 वर्ष का, इसका उदाहरण मुझे बता दीजिए, अगर अरुण जी बता दे या सतीश भाई बता दे, 13 सितंबर के बाद वो नहीं दे पाएगा वो। तो जटिलता, अरे भाई मैंने खुद कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जटिलता नहीं है, मैं इसको स्वीकार कर रही हूँ। हाँ, आपको मैंने इसीलिए मैंने वो दोनों बात बताए, हाँ, कि डॉक्यूमेंट हाई स्कूल की मार्कशीट में कहाँ है, और हमारे तो बहुत से नेता हैं बड़े बड़े जिनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट ही नहीं है। अच्छा वो इस प्रक्रिया में नहीं आए कभी।
ठीक है। हमारे तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनके हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं मिल रही है और अच्छे अच्छे पदों में हैं। अच्छा वो इस प्रक्रिया में नहीं आए, कहाँ जाते वो? ठीक है, सतीश जी से जवाब लेते हैं। सतीश जी से मैं समझ रही हूँ आपका दीपक जी इशारा किस ओर है। हाँ ढूंढ के मार्कशीट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दीपक जी आते हैं और मेहमान है। दीपक जी प्लीज और मेहमान, सबका एक क्लास रिएक्शन छोटा सा होगा। सतीश चंद्र जी, सर इस जटिल प्रक्रिया के चलते इतने गंभीर सवालों का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा नहीं लगता कि इस टीम को और मेहनत करनी चाहिए थी अगर वाकई मंशा साफ थी? अभी मनोज जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि भाई दलित और मुस्लिम समुदाय को बहुत ज्यादा समस्या है। अन्य जगहों पर इस तरीके के आरोप लगे कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई। ये पहले दिन से फ्रॉम डे वन, मैंने पहले भी कहा था कि एसआईआर शुरू होते ही डे वन से कंट्रोवर्सीज भी उतनी ज्यादा शुरू हुई थी। और ये जो फैक्ट उन्होंने बोला ये भी चर्चा में था। धरातल पर इसकी सच्चाई यह है कि लोगों का कहना है, बहुत सी जनता की भी प्रतिक्रिया है, उसमें कहा गया कि मुस्लिम मतदाताओं के जो नाम बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वो फॉर्म नहीं भरे जाते, वो करते हैं लेकिन उन फॉर्मों को रद्दी में डाल दिया जाता है। देखिए गरिमा जी, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा और जो सवाल आए हैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। गरिमा जी देखिए, पहली बात तो यह है जिनके नाम कटे हैं, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो नाम आए हैं और जो नहीं आए हैं, देखिए ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, ये फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। ठीक है। वो 14 सितंबर को आएगी और उसमें जो शामिल नाम होंगे उन्हीं को ही आगे वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन गरिमा जी मैं कहना चाहता हूं कि जो विसंगतियां आई हैं, जो लोगों के नाम में विसंगतियां पतों में है, लेकिन उन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हैं, वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर नहीं है। उसमें जो करेक्शन है वो जो प्रक्रिया है, मान्य प्रक्रिया, उसके तहत अगर जाएंगे तो हो जाएगा। और तीसरी बात ये आती है कि आधार कार्ड को एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है गरिमा जी, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है, उनका वर्डिक्ट है कि ये पहचान के लिए मान्य है लेकिन इसको नागरिकता के लिए नहीं माना जा सकता। और उसके लिए अन्य चीजें हैं, सिर्फ हाई स्कूल का प्रमाण पत्र ही नहीं, उसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, स्थायी प्रमाण पत्र हो सकता है, ये अनेक 11-12 प्रमाण पत्रों की पूरी फहरिस्त है। उसमें से आपके पास जो चीज है अवेलेबल, आप उसको लेके जा सकते हैं अपने आधार कार्ड के साथ और उसके साथ वो चीजें मान्य हो जाएंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं गरिमा जी, देखिए निर्वाचन आयोग जो है ये स्वायत्त संस्था है और हमारे एक संवैधानिक संस्था है, उस पर विश्वास सब लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो 1958 से और 2009 तक जितने निर्वाचन आयुक्त हुए सब लोगों का देख लीजिए क्या रहा कांग्रेस की सरकार के समय पे। किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को चुनाव लड़वाया, किसी को गवर्नर बनवाया। तो हम लोगों ने कभी उन संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं करा। लेकिन कांग्रेस जो है आज उस चीज पे आ गई है क्योंकि इन्हें लगता है कि जिस तरह से इन्होंने यूज करा उस तरह से आज ये लोग अपनी मेंटेलिटी बना चुके हैं कि आज भी जो चुनाव आयोग है उस तरह से कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, इस पर जवाब लेंगे मनोज जी से। थपलियाल साहब का पहले रुक कर लेंगे। थपलियाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एक सवाल ये है कि सिर्फ प्रक्रिया से सवाल मतलब समस्या है एसआईआर की, या एसआईआर का पूरा जो पैटर्न है वो ही जनता के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, हम बूढ़े हो गए हैं और हमने सालों से प्रक्रियाएं देखी हैं और कभी भी सरकारें हमें इतना मेंटली अशांत नहीं करती थी जितने ये लोग हर चीज में कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अभी डिस्कशन हुआ था ये एसआईआर का, इस चैनल में पहले भी हो चुका है और माननीय जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने खुद बोला था कि लोगों के 10-10 बीएलए हैं। बीएलए की जिगर बाय ईयर में सर्कुलेट हुआ था और आज मैं सोच रहा था कि आज मैं जवाब दूंगा कि कितना असहाय बीएलए है। एक केवल नॉन वैसे डिस्कशन को मैंने नहीं पिकअप किया था। दूसरी चीज ये है कि आज जो स्थिति है, फॉर एग्जाम्पल गैस के लिए ये लाइन लगवा रहे हैं कि साहब केवाईसी करो, लेकिन मैं जो आदमी बोल रहा कि ये बाबा लोग डर के मारे, अरे लोगों को बंदर मत बनाओ। सरकार का काम अपने मालिकों को सुविधाजनक बनाना, शांत रखना। बेचारे वैसे ही परेशान हैं अपने रोजगारों से, इधर परिवार पालने से। आज गैस में जिन लोगों के घरों में गैस आ गई है तो वहां केवाईसी कहां भाई? पूरे नोएडा में, दिल्ली में घरों में ऑटोमेटिक गैस लाइन लगी हुई है तो वहां तो नहीं दौड़ाना कोई।
तो यहाँ ये दौड़ाने वाले कौन है कि तुम केवाईसी भरो, नहीं तो तुम्हारा और लोग बेचारे चाह रहे हैं जी क्योंकि उनको पैसा बचाना है। ये जो सरकार है ना, निरंकुश सरकार, इस सरकार ने किसान आंदोलन को किस तरह से कुचला था, मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी आंदोलनकारियों के आगे वो सीखे, लोहे की सीखे देखी, सारे देश ने देखी, दुनिया ने देखी। अभी तो जेंसी भी इस आप तरह बोल से रहे थे, हाँ। किसान, और उसके बाद मेरी एक साल जब 700 किसान मर गए और तब बोला जा रहा है अरे मेरी भूल हो गई, जबकि उसको कोई अधिकार नहीं था किसान आंदोलन को लाने का। ये पूरा एक प्रक्रिया है संविधान की। चलिए, तो इस तरह जो परेशान कर रहे हैं और जिस तरह से डिवीजन कर रहे हैं सोसाइटी में, इसको मैं फिर कह रहा हूं। समय कम है मनोज जी, बहुत कम शब्दों में छोटा सा एक लास्ट रिएक्शन मनोज जी प्लीज, बहुत कम शब्दों में। देखिए मैडम, आपने अभी थपलियाल जी से पूछा कि आपका एसआईआर का सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो एसआईआर का सिस्टम है, निर्वाचन आयोग का जो सिस्टम है, ये गुजरातियों ने दिया है, जिनके पास खुद के पास कागज नहीं है वो दूसरे से कागज मांग रहे हैं। हाँ। अभी अरुण भाई कह रहे थे कि वो वहाँ कागज होंगे तो देंगे। मनोज भाई जरा केरल के बारे में बोलिए, तमिलनाडु अब आप लोग, जरा। अरे भाई एक एक करके, अरे सतीश जी क्लोजिंग टाइम है, क्यों डिबेट खराब कर रहे हैं? मनोज जी आप जल्दी से बताइए। देखिए ये आपदा प्रभावित पूरा प्रदेश है और जहाँ आपदा आ गई है वहां पर वो लोग कागज कहाँ से लाएंगे? मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ एक नसीम है, उसने 15-20 साल मेरे यहाँ काम किया, उसके पास नहीं कागज है, आधार कार्ड बेचारा लिए घूम रहा, 1978 की रजिस्ट्री लिए घूम रहा है, लेकिन वो भी यहाँ के जो BLO है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उसे मान्य नहीं कर रहे हैं। धरातल पर उतरिए और मैं फिर बता रहा हूँ कि लगभग भाजपा के दफ्तरों से प्रिंटेड होके वो फॉर्म 7 का दुरुपयोग, भारी दुरुपयोग, मैं दुरुपयोग भी नहीं कहूँगा, भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, वो भी दलितों और मुस्लिमों के लिए किया जा रहा है। और इसके पूरे सबूत मेरे पास हैं, मैं आप कहोगे तो मैं दे दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, ये पूरी तरह से एक धोखा है जनता के लिए, सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मैदानी जिलों में सबसे ज्यादा आपत्तियों की बात सामने आई है, लेकिन कुल मिलाकर इस सब को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार प्रयास करती है तो जरूर स्पष्टता आएगी और साथ ही साथ उठने वाले सवालों के जवाब भी सरकार को मुझे लगता है देने ही चाहिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।